हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका उदारा। और आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री 3D का एक टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, बी इट योर बीएससी, बी इट योर एमएससी, क्योंकि वहां पे भी इसके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। चाहे आपका सीयूईटी का एंट्रेंस हो, चाहे आपका आईआईटी जेई का पेपर हो, या फिर कोई भी और एंट्रेंस एग्जाम या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सब जगह अगर मैथ्स आपने लिया है तो स्फीयर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ स्फीयर करेंगे, फिर स्फीयर के सेकंड वीडियो आएगी, उसमें हम एडवांस टॉपिक ऑफ स्फीयर्स करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ स्फीयर, कि स्फीयर होता क्या है। तो स्फीयर 3D का एक टॉपिक होता है। अगर आपको कि इमेज आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो क्या है, क्रिकेट बॉल सबने देखी होगी जो आप बचपन से खेलते हैं। तो जो एक बॉल होती है वो क्या होती है, स्फेरिकल डायमेंशन, या फिर कह सकते हो कि वो स्फेरिकल इन शेप होती है। तो जो चीज गोल हो 3 डायमेंशन में, जैसे हम धरती को बोलते हैं, पर वो स्यूडो स्फीयर है। बट जो तीनों डायमेंशन में सेम दिखे उसे क्या कहते हैं, स्फीयर। तो अब स्फीयर 3D में होता है हमारा। तो 3D में स्फीयर की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, जो हमारी सर्कल की डेफिनेशन होती है उसको अगर मैं 3D में रोटेट कर दूं तो क्या बन जाता है, स्फीयर बन जाता है। अब आप कहोगे मैम ये क्या बोल रहे हो। तो सर्कल को आप क्या समझना है, आपको एक बैंगल समझना है। और बैंगल को क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे। अगर मेरे पास बैंगल मैं ये लेके चलती हूँ, चलो मैं बना देती हूँ कि ये एक बैंगल है, ऐसी ही होती है बैंगल। अगर मैं इसी बैंगल को रोटेट करूं तो फिर क्या होगा, ये अपने ही आकार का एक और स्फीयर जनरेट कर देगा इस टाइप से। एक और बना देते हैं कलर चेंज करके। यहां भी हमारे पास एक स्फीयर बनेगा, एक मिनट। ये चलिए फ्लोगी हो रहा है, मैं इसको सीधा बनाती हूँ। यस, कि अगर मैं इसको रोटेट करूं तो क्या करेगा। अब पहले ये आपका मान लो कि वर्टिकल है, अब ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो जैसे ही ये आप इसको रोटेट करोगे, ऊपर वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो कहाँ जाएगा, ये जो ये वाला पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा, नीचे वाला पॉइंट है वो इस साइड चले जाएगा। और अब ये क्या होगा आपका, एक बार और मैं अगर इसको रोटेट करके वापस लेके जाऊंगी तो ये वाला हिस्सा नीचे और ये वाला ऊपर, इस तरीके से क्या बन गया, हमारा एक पेयर बन गया जो चारों साइड है। बट इसकी डेफिनेशन क्या है, अब डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपके पास एक फिक्स पॉइंट है और उससे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, उससे आप, a sphere is the locus of a point in 3D space that it is a constant distance from a fixed point। और इस फिक्स पॉइंट को क्या कह देते हैं, सेंटर। तो इसका मतलब है, अगर मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे कोई और पॉइंट लेती हूँ, ये वाला, और इसको इस तरीके से मान के चलो कि ये आपने कोई कील रोक दी, और उस कील के आपने अब क्या करना है, एक धागा बांध दो। उस धागे की लेंथ मान लो कि 3 मीटर है। अब इस 3 मीटर वाली लेंथ को क्या करना है आपको, इस धागे धागे को पूरा टाइट रखते हुए ऐसे घुमाना है, चारों डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में भी, ऊपर नीचे भी जितना हो सकता है, और ये भी जितना हो सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, इसे कहते हैं एक स्फीयर। कि आप इस पॉइंट के कील से धागा बांधा और उसकी डिस्टेंस हमने ली 3 मीटर, और उस 3 मीटर को एकदम टाइट रखते हुए उस धागे को क्या कर रहे हो, सब डायरेक्शन में घुमा रहे हो। तो जहां जहां आपका ये एंड पॉइंट जा रहा है, अगर उन सभी पॉइंट्स को आप मिला दोगे इस तरीके से तो क्या होगा, एक सर्कल बन जाता है। इसी सर्कल की सारी अगर 3D में हम ले ले तो ये क्या बन जाता है, स्फीयर बन जाएगा। तो इसका मतलब है स्फीयर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन 3D स्पेस दैट इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। अब जो ये कांस्टेंट डिस्टेंस मैंने 3 मीटर ली, इसको कहते हैं हम रेडियस। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। बट इस डेफिनेशन से तो बात नहीं बनती, हमें चाहिए मैथ्स में काम करने के लिए इक्वेशन।
तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर कैसे निकालते हैं? इक्वेशन निकालने का मतलब है कि आपके पास मैथमेटिकली प्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स जैसा होना चाहिए। तो अगर मैं कहूं कि ये जो सेंटर है मेरा, ये कोई क्या है, 3D में कोई ना कोई पॉइंट है, तो मान लो ये जनरल पॉइंट है ABC, और ये कोई भी पॉइंट ऑन दिस लाइन की एंड पॉइंट है x, y, z। अब हमें क्या करना है इक्वेशन बनाने के लिए, कि जो रूल फॉलो करना है वही होना चाहिए। तो ये मेरी थी 3 मीटर, ये तो हमने बाय चांस एग्जांपल ले लिया। लो, मान लो कि आपको ये r मीटर रखनी है, देन क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, सिर्फ यही रूल है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर अंडर द रूट, यही होता है डिस्टेंस। तो इसका मतलब जो मेरी ए बी डिस्टेंस है, दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी डिस्टेंस आपकी क्या होनी चाहिए? अंडर द रूट x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी होल स्क्वायर। बट ए बी एक्चुअल में क्या है? r ना, तो r इज इक्वल टू अंडर द रूट x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी होल स्क्वायर, ये अंडर द रूट पूरे पे है। अगर इधर मेरा स्क्वायर रूट है तो दोनों साइड क्या मैं स्क्वायर कर सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर, और ये क्या बन गई? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इस स्फीयर में अब क्या क्या है? दिस इज रेडियस, these points A, B and C, these are the coordinates of center, and x, y, z are any general point। तो आपको स्फीयर की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए? एक चाहिए आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द स्फीयर, दूसरी चाहिए रेडियस। तो इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द स्फीयर। तो ये जहां लिखा हुआ है वो इस तरीके से है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a sphere with center A, B, C and radius r is this one, x minus a whole square plus y minus b whole square plus z minus c whole square is equal to r square। अब ये तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास फिर इस फॉर्मेट में ना होके एक जनरल सेकंड डिग्री की इक्वेशन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? कोनिक इक्वेशन। तो कोनिक इक्वेशन हमने 2D में पढ़ी है, उसी टाइप से क्या आप मुझे स्फीयर की, सर्कल की 2D की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर, सर्कल की आपको किसी को याद है ना, हमने सर्कल भी तो किया है। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ ही था। और वहां पे x इंटू वाई की टर्म नहीं आती, ये होता है आपका सर्कल। सर्कल को ही मैं एक्सपेंड कर दूं अगर 3D में, तो आपके पास कितने वेरिएबल होने चाहिए? तीन वेरिएबल। कौन सा? एक z इंट्रोड्यूस कर दो, वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx की जगह मैं u v w ले लेते हैं, यहाँ पे यूजुअली यही लिखा होता है, 2u प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। 3D में जैसे ही सर्कल की इक्वेशन होती है वैसे ही 3D में हम करें तो ये हो जाती है स्फीयर की इक्वेशन। क्लियर? अब इस स्फीयर की इक्वेशन में अगर आपको कोई कह दे कि इसके सेंटर बताओ, इसका रेडियस बताओ, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो हम क्या करते हैं? तो हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये है किस टाइप से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास कोई भी जनरल इक्वेशन है जो स्फीयर के है, बट यहां से आप डायरेक्टली सर्कल सेंटर कैसे बताओगे, रेडियस कैसे बताओगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम बता देते हैं। तो व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने पर हमें दिख रहा है कि आपके पास x का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, y का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और z का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तब तो बात बन जाएगी। तो मैं क्या करूंगी? x की टर्म्स को एक साथ करूंगी, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2ux। y के टर्म्स को एक साथ, क्योंकि आई वॉन्ट टू कंप्लीट द स्क्वायर, तो 2vy प्लस z के टर्म्स एक साथ, जेड स्क्वायर प्लस 2wz प्लस d। अब परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं?
एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो, उस हाफ कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड करना है और वही सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ux एज इट इज। एक्स का कोफिशिएंट 2u, इसका हाफ इज u, इसका स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको प्लस वाले को साथ में कर दो, माइनस यू स्क्वायर अलग लिख देंगे। सिमिलरली y वाले में क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2vy एज इट इज। y के कोफिशिएंट का हाफ, y का कोफिशिएंट 2v, इसका कोफिशिएंट 2v का हाफ v, तो v स्क्वायर ऐड करेंगे माइनस v स्क्वायर करेंगे। सिमिलरली z स्क्वायर प्लस 2wz प्लस w स्क्वायर माइनस w स्क्वायर प्लस d इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन रहा है, x प्लस u का होल स्क्वायर माइनस u प्लस y प्लस v होल स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस z प्लस w होल स्क्वायर माइनस w स्क्वायर प्लस d इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर की टर्म एक साइड, y का परफेक्ट स्क्वायर एक साइड, z का परफेक्ट स्क्वायर एक साइड, और बाकी सब टर्म्स जो कांस्टेंट होती है वो दूसरी साइड। सो हम भी इसी फॉर्म में बनाएंगे, दिस इज x प्लस यू होल स्क्वायर प्लस y प्लस v होल स्क्वायर प्लस z प्लस w होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएंगे सभी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, लेट मी राइट अगेन, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। अब मैं इसको लिखना चाहती हूँ इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होता है, x माइनस समथिंग, सो कैन आई राइट दिस वन एज x माइनस ऑफ u इट्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ v इट्स होल स्क्वायर प्लस z माइनस ऑफ w इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट r स्क्वायर होना चाहिए, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d एंड इट्स स्क्वायर। यही ना, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यही टर्म आ जाएगी। अब बताओ मुझे क्या क्या बना, एक टर्म ये आई, ये आ गया और ये आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, a इज इक्वल टू माइनस यू, b इज इक्वल टू माइनस वी, c इज इक्वल टू माइनस w एंड r इज व्हाट, अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। यही बना। तो ए बी सी क्या होता है, सेंटर होता है, इसी वजह से ए बी सी क्या हो जाएगा, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और रेडियस आर क्या हो गई, अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी। सो अगर आपको कोई जनरल फॉर्म में बोल दे तो उसका सेंटर क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और उसका माइनस, माइनस यू यही हुआ ना, पूरा नहीं बना के रखेंगे, डायरेक्टली पता करना होना चाहिए। तो माइनस यू मतलब एक्स के कोफिशिएंट का हाफ एंड विद नेगेटिव साइन, माइनस वी मीन्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव साइन, माइनस डब्ल्यू मीन्स जेड के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव साइन, देन रेडियस सेंटर का स्क्वायर माइनस टी। ये आ गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि व्हाट इज इट्स सेंटर, व्हाट इज इट्स रेडियस। दूसरी बात, अगर आपको रियल स्फीयर चाहिए, कब होगा रियल स्फीयर, स्फीयर रियल में तब एग्जिस्ट करता है जब उसकी रेडियस कम से कम 0 से बड़ी हो। नेगेटिव में तो इमेजिनरी हो जाता है, तो वो तो एक्चुअल में बनेगा ही नहीं। और इक्वल टू 0 हो, अगर रेडियस 0 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट स्फीयर, पॉइंट स्फीयर। और अगर रियल स्फीयर की बात करनी है तो योर रेडियस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बेस्ड कोई क्वेश्चन। तो आपके सामने स्क्रीन पे है एक इक्वेशन और क्या बोला है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो क्या मैं इसको क्या करूंगी, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में है ना, जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर, आपको जनरल फॉर्म्स याद होनी चाहिए। तो वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपको सेंटर बताना है, व्हाट इज सेंटर,
सेंटर होता है -u -v -w, और रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है अंडर द रूट u² + v² + w² - d। राइट? अब निकालो जरा। -u मीन्स हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x विथ नेगेटिव साइन। सो व्हाट इज हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x? x का कोफिशिएंट है -4, इसका हाफ -2, और नेगेटिव साइन करेंगे तो दिस वुड बी +2। हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y 3, और विद नेगेटिव साइन तो -3। देन हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ z इज -1 और नेगेटिव साइन +1। सो ये क्या हो गया हमारा सेंटर। रेडियस क्या होती है? फॉर्मूला मैंने लिखा ही हो, उसमें यूवीडब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो। तो आपके पास यूवीडब्ल्यू स्क्वायर में तो माइनस का हो या प्लस को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो ये क्या होगा? 4 + 9 + 1 - d। d कितना है? -11 है, तो ये क्या होगा? -+11 अंडर द रूट। कितना हुआ? 9 4 13 और 1 14, 14 और 11 25। सो दिस इज 5। रेडियस इज 5, सेंटर इज 2 -3 1। क्लियर? सो इसी तरीके से हमें बाकी सभी इक्वेशन से क्या करना होता है? इंटरप्रिटेशन करके निकालना होता है व्हाट इज सेंटर, व्हाट इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट इफ आपको सेंटर नहीं दे रखा, रेडियस नहीं दे रखा, तो फिर स्फीयर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? कुछ तो गिवन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास ना सेंटर है ना हमारे पास रेडियस है, बट हमारे पास क्या है? डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। डायमीटर के एंड पॉइंट्स मींस, चलिए बना लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपके पास ये स्फीयर है, 2D में ही बन सकता है, 3D में तो यहां बना नहीं पाएंगे। सो इस स्फीयर का क्या दे रखा है? डायमीटर के एंड पॉइंट्स। डायमीटर मतलब ये मान लो जो लाइन बीचों बीच कट कर स्फीयर को, तो वो डायमीटर। इसके 2 पॉइंट्स दे रखे हैं सिरे वाले, एक ए बोल दिया, एक बी बोल दिया। ए जो है वो है x1 y1 z1, और बी दे रखा है x2 y2 z2। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर? तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर यहां क्या होती है? x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 प्लस z - z1 z - z2 इज इक्वल टू 0। आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। क्या है? x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 एंड z - z1 इंटू z - z2 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ठीक है। ऐसे ही इसी पे बेस्ड क्वेश्चन निकालना हो तो वो बहुत इजी हो जाएगा। उन्होंने कहा है इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विद एंड पॉइंट्स दिस। आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है, उसके एंड पॉइंट्स ये दे रखे हैं। क्या हो जाएगी? डायरेक्टली लिखो, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज x - x1 that is 1, x - x2 is 3, plus y - y1 2, y - 4, plus z - z1 z - 3 z - 5, this is equal to 0। क्लियर? और यहां से अब क्या होगा? सोल्व कर लो, और क्या करना है? दिस वुड बी x², once it would be -3x, another time it would be -x, so total -4x plus 3 plus y² -2 -4 -6y plus 8 z² -8z plus 15 is equal to 0। Now combine the terms together, so x² plus y² plus z² -4x -6y -8z, what are the constant terms? Add all of them। 8 और 3 11, 11 और 25 26 is equal to 0। And so this is the equation of required sphere। क्लियर? तो दो तरीके हमने देख लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट क्या है कि आपको जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर निकालनी है, और क्या दे रखा है? अब इस बार क्या दिया है? आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं स्फीयर के ऊपर, कोई भी 4 पॉइंट दे दिए। ये नहीं है कि ये कोई भी डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। डायमीटर के एंड पॉइंट्स मिल जाए तो सिर्फ 2 पॉइंट से ही काम चल जाता है। बट अगर आपको ये कह दिया कि ये मेरा स्फीयर है, कहाँ गया, सॉरी, कि अपने पास ये स्फीयर है
एक पॉइंट यहां दे दिया, कहीं एक यहां दे दिया, एक यहां दे दिया, एक यहां दे दिया, कोई भी डायमीटर नहीं बन रहा है, तो फिर क्या है, फिर कैसे निकालेंगे? एक पॉइंट को बोल लो x1 y1 z1, एक को बोला x2 y2 z2, एक को बोला x3 y3 z3 और एक को बोला x4 y4 z4। एक तरीका तो इसको करने का क्या होता है, अगर आपके पास पॉइंट्स ऐसे हो कि उनको सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन निकालना इजी है, कि मैक्सिमम आपके पास या तो जीरोस है या वन है, तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती, और उस टाइम क्या करना है, आपको लिखनी है जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर कि इस टाइप की होगी, एंड if it is an equation of sphere तो it would satisfy this equation। चारों के चारों पॉइंट्स A, B, C एंड D, ये चारों इसको सेटिस्फाई करेंगे। A सेटिस्फाई करेगा तो एक्स वाई जेड की जगह A के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगी। B के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन मिलेगी। C के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन मिलेगी। एंड D के कोऑर्डिनेट्स पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फोर्थ इक्वेशन मिल जाएगी। इस तरीके से A B C D ये चारों कोऑर्डिनेट्स पुट करके आपके पास चार इक्वेशंस आएंगी, चारों को सोल्व करके चार ही कोफिशिएंट निकालने हैं कि u की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है, w की वैल्यू क्या है और d की वैल्यू क्या है, तो निकालना आसान हो जाता है। बट अगर यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यूज ऐसी ऐसी दे रखी है कि उनकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर चार इक्वेशंस को सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट का तरीका। तो ये बड़ा सा और इसी वजह से लिखा है, या तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हो या ये वाला। इसमें क्या करना है, ये है आपका कोफिशिएंट्स, ये है कांस्टेंट का कोफिशिएंट क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये है आपका 2u का कोफिशिएंट, ये है 2v का, ये टू डब्ल्यू का और ये d का, ये सारे आ गए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो इक्वेशंस में हम पुट करेंगे तो वहां कुछ ना कुछ ये आएगा, इसको एज इट इज लिखो। दूसरा, अब पॉइंट ए पुट करेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, x1 y1 z1 1, देन ये और यहां से क्या करना है, आपको सोल्व करके एक इक्वेशन निकाल लेनी है, वो क्या आ जाती है आपकी स्फीयर की इक्वेशन। चलिए देखते हैं बाय एग्जांपल कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हुआ, बट जैसे ही आप एग्जांपल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। सो एग्जाम्पल जो है आपके सामने स्क्रीन पे इस टाइप से है, क्या मैं दोनों मेथड से करवाऊं? चलिए दोनों से ट्राई कर लेते हैं। सो पहले क्या लिखेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d is equal to 0। नाउ P1 satisfies इक्वेशन 1, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ P1 लिख दिया। आपको लिखने हैं जब एग्जाम में लिखो प्रॉपरली, तो P1 satisfies इक्वेशन 1, देयरफॉर क्या होगा, एक्स वाई जेड की जगह 1 0 0 पुट करो रिस्पेक्टिवली, तो दिस वुड बी 1, ये 0 प्लस 2u और क्या आ जाएगा प्लस d इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट से यहां से क्या कह सकती हूं मैं, u इज इक्वल टू माइनस डी माइनस 1/2, है ना। सिमिलरली P2 सेटिस्फाइज, P2 क्या है 0 1 0, तो 0 1 0 में y की जगह 1 आएगा, बाकी सब टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो ये 1 प्लस 2vy, y तो 1 हो ही गया ना, सॉरी 2v प्लस d इज इक्वल टू 0, और क्या तुम मुझे यहां से v की वैल्यू बता सकते हो, v इज माइनस डी माइनस 1/2। सिमिलरली P3 सेटिस्फाइज, तो P3 से क्या होगा 1 plus 2w plus d is equal to 0, and hence I can say w is equal to minus d minus 1/2। And then P4 satisfies, P4 क्या है 1 1 1, तो 1 1 1 अगर इसमें सेटिस्फाई करता है तो ये होगा 1 plus 1 plus 1, तो वो 3 हो गया। Then 2u plus 2v plus 2w plus d is equal to 0। अब क्या करना है, इन चार इक्वेशंस को सोल्व करना है हमें, और u v w d की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास u v w d, w तीनों के तीनों d में है, तो क्या मैं u v w की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं, से दिस इज 2 3 4 5, 2 3 4 5 को मैं फिर शिफ्ट कर रही हूँ 5 में,
2 3 4 को 5 में मैं पुट कर रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस 2u, 2u मीन्स माइनस डी माइनस 1/2 प्लस 2v, फिर से वही माइनस डी माइनस 1/2 प्लस 2w माइनस डी माइनस 1/2 प्लस डी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस? ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारे पास बच गया 3 प्लस माइनस डी माइनस डी माइनस डी, तो क्या उसको मैं डायरेक्टली 3d लिख दूं, -3d। ये क्या होगा -1 -1 -1 -3 प्लस d इज इक्वल टू 0। यहां से क्या बन गया, ये कैंसिल एंड d इज इक्वल टू -2d इज इक्वल टू 0। -2 तो 0 हो नहीं सकता, d इज इक्वल टू 0। जैसे ही d 0 पुट करेंगे क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू -1/2, v इज इक्वल टू -1/2 एंड w इज इक्वल टू -1/2। d क्या आया 0। ये चारों वैल्यूज कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 में, व्हाट वी विल गेट x² प्लस y² प्लस z²। u की जगह -1/2 पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -x, -2 तो कैंसिल हो गया, -x -y, सही है ना, 1/2 पुट किया, हाँ, एंड -z प्लस j। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, दिस इज द रिक्वायर्ड स्फीयर, यही बनेगा। क्लियर? अब दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरे तरीके से क्या होगा। दूसरा तरीका है हमारा डिटरमिनेंट फॉर्म। वहां क्या होता है, दिस वुड बी x² प्लस y² प्लस z²। देन सेकंड कॉलम में हमारे पास क्या होता है, x, थर्ड y, फोर्थ क्या होता है z, फिफ्थ क्या होता है 1। अब यहां भी क्या करना होता है, पहला पॉइंट पुट करेंगे p1 के कॉरस्पॉन्डिंग x1² प्लस y1² प्लस z1², दैट वुड बी 1। x क्या है 1 0 0, this would be 1। Similarly this would be 1 0 1 0 1, ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1। तो फोर्थ पॉइंट पुट करने पे this would be 3, then this would be 1 1, ये कहां से आ जाते हैं पता नहीं, this is 1 1 1 and 1, this is equal to 0। अब इस डिटरमिनेंट को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के डिटरमिनेंट को, सो एक जहां 1 1 वाली टर्म है उसको 1 रखो, बाकी सबको 0 बना लो। क्या बना सकते हैं हम 0 से, दिस इज R1 R2 R3, ये क्या है R4, ये क्या है R5। अब मैं क्या करूंगी, कैसे कैसे सब्ट्रैक्ट करें इसको, R2 में से घटा दूं क्या सबको, R2 में से अगर घटा देती हो तो R2 को तो एक बार ऐसे की ऐसे रखती हूँ और बाकी सबको 0 बना लेती हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। चलो मैं लिखती हूँ R1 एज इट इज x² प्लस y² प्लस z², x y z 1। अब यहां से क्या बनता है, R2 एज इट इज लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि सेकंड में सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको 0 0 1, नीचे वालों को इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। दिस वुड बी 1 -1 0, दिस वुड बी 0 -1 -1 1 0 -0 एंड दिस वुड बी 0। अब मैं लिख रही हूँ R4 को R4 minus R2, so this would be 0, this would be -1, this would be again 0, 1 minus 0 1 0, और ये क्या होगा 3 - 1 2 हो जाता है, देन 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, एंड ये हो गया 1, ये हो गया अगेन 1, ये हो गया 0। अब मेरे पास दिस इज इक्वल टू 0। इसको और R2 वाले, क्योंकि लास्ट की जो टर्म है इसको भी मुझे 0 बनाना है, तो अब मैं क्या लिखूंगी, R2 को लिखेंगे R2 minus R1, R2 minus R, लिख लो क्या बनता है, x² प्लस y² प्लस z² x y z 1, this would be 1 minus x² minus y² minus z² minus z², this would be 1 minus x, this would be minus y minus z 0, बाकी as it is 0 -1 1 0 0, last one would be 0 -1, फोर्थ रो लिख रहे हैं ना, 0 1 0 2 0 1 1 0 इज इक्वल टू 0। और अब क्या करना है, अब इसको एक्सपेंड कर दो अलोंग द फर्स्ट लास्ट कॉलम,
तो एक्सपेंड करके आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो उसी टाइप की होगी जो हमने पहले किया है। तो उसी तरीके से इसको क्या करना है, सोल्व कर लेना है, एंड यू विल गेट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई minus z is equal to 0. So that is how you can solve the second alternative way as well. So that's it. चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्फीयर जो है वो है कि स्फीयर को अगर हम एक प्लेन से कट करें तो क्या बनता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड हमें बहुत बार क्या है कि मोस्ट ऑफ द सभी एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो चाहे आपका सब्जेक्टिव पेपर हो। तो सोच के देखो, आपके पास एक क्रिकेट बॉल है और आप उसको किसी चाकू वगैरह से कट करते हैं। तो जैसे ही आप उसको कट करते हैं और दोनों पोर्शंस को अलग अलग करते हैं, तो दोनों पोर्शंस से जो आपको ऊपर का हिस्सा दिखता है वो क्या होता है, गोल ना, एक सर्कल होता है। तो इसी वजह से अगर आप किसी चीज को रियल में कट कर रहे हैं और वो कट क्या है एक्चुअल, ये नहीं है कि एक तो वो उनमें टच ही ना हो, दूसरा सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। तो पॉइंट पे टच करता है वो तो टेंजेंट हो जाता है, टच ही नहीं कर रहा तो इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ। इंटरसेक्शन करवाने का मतलब कम से कम 2 पॉइंट पे कट करे। तो अगर आप किसी प्लेन से स्फीयर को कट करते हो तो एक सर्कल मिलता है आपको। यहाँ थोड़ा सा इस डायग्राम में देखने पे समझ आ जाएगा कि ये मेरे पास एक स्फीयर था, ऊपर से मैंने इसको प्लेन से कट कर दिया तो मेरे पास ये बचता है, ये वाला, और ये क्या हो गया, सर्कल। अब इस सर्कल का आपको क्या निकालना है, ये जो सर्कल है इसका जो मिड पॉइंट है ये क्या होता है, सर्कल का सेंटर। सर्कल के सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं, द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, स्फीयर के सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे इसी प्लेन के ऊपर तो वो क्या बनेगा, सर्कल का सेंटर। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम स्फीयर सेंटर टू द प्लेन, जो प्लेन है उस पर अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हो तो वो क्या आ जाएगा। थोड़ा सा दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि मेरे पास ये क्या है, अच्छा ये स्फीयर स्फीयर लग नहीं रहा तो यहां से ले लेंगे हम स्फीयर। ये मेरे पास है एक स्फीयर, ठीक है। इस स्फीयर को मैं एक प्लेन से कट करती हूँ, 2D में समझो। ये बात नीचे बना लू क्या, नीचे ज्यादा अच्छे से समझ आता है। ये प्लेन से और स्फीयर है तो स्फीयर का क्या होगा, डेफिनेटली आपको एक सेंटर मिलेगा, सेंटर बीच में होता है, तो ये सेंटर है। सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर, तो ये क्या हो गया, ये इसका है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये वाला पॉइंट जो है ये होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सेंटर को यूजुअली हम ओ कहते हैं, इसको पी कह दो। और एक चीज और, अगर मैं इस सेंटर से इस प्लेन के एंड पॉइंट को और इंटरसेक्शन पॉइंट को मैच करूं तो क्या बनता है, ये क्या है और कुछ ना होके स्फीयर की रेडियस ही तो है, कैपिटल आर कह देते हैं। और अगर ये स्फीयर की रेडियस है तो ये क्या है, ये तो आप कह रहे हो कि नीचे का सर्कल है, तो ये क्या है, सर्कल की रेडियस, इसको क्या कह देते हैं, स्मॉल आर। तो रेडियस ऑफ सर्कल, यहां आपने कैपिटल आर बोला, तो रेडियस ऑफ सर्कल ये अगर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। तो बोल दो कि दिस इज डी, ये डिस्टेंस डी है। तो क्या तुम मुझे रेडियस सर्कल के स्फीयर बता सकते हो, दैट वुड बी अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। किससे, ये परपेंडिकुलर डाला था तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ओपीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, जो आपको रिक्वायर्ड सर्कल निकालना है उसका सेंटर भी निकाल सकते हो आप और उसकी रेडियस भी निकाल सकते हो। अगर आप आपके पास किसी सर्कल का सेंटर भी है उसका रेडियस भी है तो क्या आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, डेफिनेटली। सेंटर है और रेडियस है तो और क्या चाहिए होता है, दो ही चीजें तो चाहिए होती है। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन एंड रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर दिस एंड द प्लेन। अब क्या दे रखा है, एक स्फीयर दे रखा है उसकी इक्वेशन आपके पास, एक प्लेन दे रखा है उसकी इक्वेशन आपके पास। मैं दोनों चीजें बना लेती हूँ। पहले बनाएंगे एक स्फीयर, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो समझ आना चाहिए। ये स्फीयर है और स्फीयर को कट किससे करना है, एक प्लेन से। इंटरसेक्शन बोला है ना, तो मान लो कि ये हमारा प्लेन है भाई, ओके।
स्फेयर की इक्वेशन क्या है? स्फेयर की जो इक्वेशन है वो है x-1 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर प्लस z-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो क्या तुम मुझे स्फेयर का सेंटर बता सकते हो? x-a स्क्वायर प्लस y-b होल स्क्वायर प्लस z-c होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है, तो ए बी सी आपके क्या होते हैं? सेंटर। तो यहां से सेंटर क्या हो गया? 1 2 2। क्या मुझे रेडियस बता सकते हो? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर 9 है, तो रेडियस आर क्या हो जाएगा? रेडियस आर वुड बी 3। कलर दूसरा ले लेते हैं हम। ये जो है, ये रेडियस, ये डिस्टेंस भी मेरे पास है ना? दिस इज 3। सो दिस इज सेंटर ओ, दिस इज ए। और एक क्या करते हैं, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। हमें रेडियस भी चाहिए, इक्वेशन भी चाहिए, रेडियस भी चाहिए। रेडियस तब आएगी जब आपको इसका सेंटर पता हो। देखेंगे क्या बनता है। अब इस पॉइंट को बोल दो पी। ठीक है जी। और जो ये प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन भी है क्या हमारे पास? है भाई। x प्लस 2y प्लस 2z -7 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि ये जो प्लेन होता है, अगर आपको यहां से इसका इक्वेशन निकालनी है, रेडियस निकालनी है, तो रेडियस के लिए तो ये डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं हम सर्कल की रेडियस। तो आपके पास ये तो है बट ये नहीं है। ये कैसे निकालेंगे? ये है आपकी डिस्टेंस ओपी। तो इसको अगर मैं इस तरीके से देखूं, ये प्लेन है मेरे पास और ये एक पॉइंट है। तो पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं मैं बताती हूँ। अगर आपका पॉइंट है ए बी सी और प्लेन है कोई यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो ये डिस्टेंस ओपी कैसे निकालते हैं? ओपी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इस प्लेन में ए बी सी पॉइंट पुट करो, दैट इज यू ए प्लस वी बी प्लस डब्ल्यू सी प्लस डी। पॉइंट पुट करके मॉडुलस ले दिया अंडर द रूट इस प्लेन के जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के, उनके स्क्वायर का सम यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो क्या तुम मुझे इस जो हमारा गिवन स्फेयर और प्लेन है, इससे इसकी डिस्टेंस बता सकते हो? तो यहाँ ओपी वुड बी इक्वल टू व्हाट? मॉडुलस ऑफ, ये पॉइंट पुट करना है प्लेन की इक्वेशन में, एक्स की जगह हमें 1 पुट करना है, वाई की जगह हमें 2 पुट करना है, जेड की जगह हमें 2 पुट करना है। तो दिस वुड बी 1 प्लस 2 पुट करते ही 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4 -7 अंडर द रूट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट एंड जेड का कोफिशिएंट। तो 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4, व्हाट इट वुड बी? 4 4 8 1 9 माइनस 2 9 माइनस 7, तो दैट इज 2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट कितना हुआ? 4 4 8 और 1 9 अंडर द रूट तो 3। तो जो आपके पास रेडियस आई वो क्या है? 2/3। नोट रेडियस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 2/3 आ गया। जैसे ही आपके पास 2/3 है, तो क्या तुम मुझे ये डिस्टेंस बता सकते हो? देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू व्हाट? पी ए इज इक्वल टू अंडर द रूट ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर कितना हो गया? 9 माइनस ओ पी स्क्वायर इज 4/9। सो व्हाट इज दिस? 4/9। ठीक है। and this is under the root 81 minus 1, 81 minus 1 77/9, और this is under the root 77/3। अपने पास रेडियस तो आ गया जी, बट अब हमें क्या चाहिए? इक्वेशन और बतानी है। रेडियस तो आपने बता दी, इक्वेशन कैसे बताएंगे? ये पॉइंट नोट कर लेना कि किसी पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। इन्होंने कहा है इक्वेशन भी बतानी है, रेडियस भी बतानी है। रेडियस तो बता दी, इक्वेशन बताने के लिए अब हमें क्या चाहिए? कि जो सर्कल है इसका हमें किसी तरीके से सेंटर पता चल जाए। बट सेंटर क्या होता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करना है? हमें कोई जनरल पॉइंट चाहिए यहां से। क्या तुम मुझे जनरल पॉइंट कुछ बता सकते हो? मान लो भाई
हमें नहीं पता क्या है, कि लेट्स अज्यूम ए बी सी इज द पॉइंट, लेट ए बी सी इज, लेट पी इज ए बी सी। अब जैसे ही आपके पास पी ए बी सी आया, तो अब क्या करना है, क्या तुम मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकते हो? उससे बात बनेगी क्या? डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज। पर वो इक्वल आने चाहिए इसके, इक्विवेलेंट टू दिस, और वो इक्वल टू आर कर लेंगे। ठीक है, करके देखते हैं। अब कोई भी जनरल पॉइंट, आपके पास ये जो लाइन है, ये 1 1 2 और ये ए बी सी, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ पी, वो क्या होता है? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, यही होंगे। तो दिस वुड बी a माइनस 1, देन b माइनस 2 एंड c माइनस 2। ये आ गए हमारे डायरेक्शन रेशियो। बट ये जो प्लेन है, इसके तो ये परपेंडिकुलर है, बट OP इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, टू गिवन प्लेन। अगर ये गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इस ओपी की डायरेक्शन रेशियो और कुछ ना हो के एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट ही तो होते हैं। जो प्लेन होता है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, वो क्या होते हैं? ए बी सी जो यहाँ होते हैं, वो होते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, डी सी इज ऑफ डी आर ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो आपका जब ओपी परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो तो क्या होने चाहिए? देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी आर प्रोपोर्शनल टू 1 to 2। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाले हैं, और जो डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास प्लेन की इक्वेशन से हैं, उनका रेशियो सेम होना चाहिए। देयरफॉर a माइनस 1/2 नॉट टू 1 है। पहला डायरेक्शन रेशियो 1 should be equal to b minus 2/2 should be equal to c minus 2/2, और इक्वल टू सम लेमडा बोल दो, कि किसी सभी ना सभी बराबर है तो किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे। यहां से क्या मुझे तुम ए बी सी की वैल्यू बता सकते हो? देयरफॉर a इज इक्वल टू a माइनस 1/1 इज इक्वल टू लेमडा। तो अगर मैं a माइनस 1/1 इज इक्वल टू लेमडा करूं, तो यहां से a क्या आ जाएगा? लेमडा प्लस 1। सिमिलरली b क्या आ जाएगा? b इज इक्वल टू 2 λ+2, b नोटेड 2 λ+2, एंड c इज इक्वल टू 2 λ+2। फिर से, तो आपके पास a b c है, वो और कुछ नहीं, क्या आया? a b c, यहां लिख लेती हूँ। जो मेरा a b c है, वो है 1 + λ, 2 λ+2 एंड 2 λ+2। तो ये आ गया। अब आपके पास सेंटर भी है, बट अब दिक्कत क्या है, कि ये जो सेंटर है ना, इसमें लैम्डा 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 है। तो एक बात बताओ, इस लैम्डा को कैसे निकालें? थोड़ा सा सोचो जरा। क्या ये सेंटर हमारे गिवन प्लेन पे लाई करता है? बिल्कुल, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही तो है। नाउ ए बी सी लाइज ऑन x+2y +2z -7 इज इक्वल टू 0। अगर ये इस पे लाई करता है, तो इसमें ए बी सी एक्स वाई की जेड की जगह सब्सिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। पुट करो और आंसर मिलेगा। सो दिस वुड बी λ+1 +2y मीन्स 4 λ+4 +2z इज अगेन 4 λ+4 -7 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या हुआ? 9 λ+ 2 is equal to 0, and therefore lambda is equal to what? Lambda is equal to क्या आ गया? -2/9। लैम्डा अगर -2/9 है, तो क्या तुम मुझे ए बी सी बता सकते हो? ए बी सी डायरेक्टली लिख रही हूँ, थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा। ए क्या आएगा? -2/9 पुट करते ही 9 एलसीएम 7/9। बी क्या आएगा? -4/9 +2, -4/9 टू +2 मीन्स -4/9 +2, 9 दूनी 18, 18 -4 14/9, 14/9। एंड अगला भी यही है,
तो 14/9। अब आपके पास सेंटर भी है, आपके पास रेडियस भी है, तो अब इसको यहां से हटा देते हैं बिकॉज आई रिक्वायर द स्पेस। या इसको रहने देते हैं, कहीं और स्पेस, ठीक है ठीक है। आप समझ ही गए होंगे, ये लाई कर रहा है तो यहां से हमारे पास ए बी सी आ गया, सेंटर है और आपके पास क्या है, रेडियस भी है, तो स्फीयर क्या हो जाएगा, x-7/9 होल स्क्वायर, सर्कल सॉरी, प्लस y-14/9 होल स्क्वायर, प्लस z-14/9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी है, रेडियस ये रही, तो दिस इज अंडर द रूट, होल स्क्वायर ही करना है तो अंडर रूट हटा के क्या मैं इसको 77/9 लिख दूं, 77/9 and solve this. This is what equation of the required sphere. So that's it. क्लियर। इसी तरीके से हमें क्या करना है, बाकी जितनी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उनको सॉल्व कर लेना है। एबीसी हमारे पास आ गया, इसका सेंटर आ गया, और सारी की सारी चीजें इसी तरीके से हो जाएंगी। क्लियर। सो दैट वाज इट। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम करेंगे आगे वाली वीडियो में, तो स्टे ट्यून फॉर मोर कॉन्सेप्ट्स। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।